हेलो दोस्तों, मैं देव भाविक क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम भाविक क्लासेज में राजस्थान इतिहास का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर रहे थे। उनमें से हमने पुरातात्विक स्रोतों में से हमने कुछ स्रोतों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, जैसे कि अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, परिस्थितियां हो गई। इनके बारे में हमने अपने पिछली क्लासों में हमने अध्ययन कर चुके हैं। और प्लीज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे जो न्यू वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में सभी को शेयर कीजिए। उसी के देखिए आज अपना नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोतों में, वो हमारा आज का नया जो टॉपिक है वो है सिक्के। और सिक्के जब हम अध्ययन करते हैं तो देखिए आज का टॉपिक है सिक्के, ठीक है। देखिए सिक्कों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पहली चीज तो ये सिक्के होते क्या हैं। तो हमेशा ये चीज एक ही कोई करेंसी होती है, मुद्रा होती है, जिससे कि हम क्रय विक्रय का या हमारा व्यापार वगैरह हम करते हैं। जो व्यापार करने में इनमें जो पूंजी यूज किए जाते हैं वो पूंजी का जो रूप होता है वो ही होती है जैसे मुद्रा, जैसे मुद्राएं का अलग अलग रूप होता है। तो प्राचीन काल में सिक्के चलते थे, स्वर्ण सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, उनका अलग अलग मोल होता था, पर सिक्के चलते थे उस समय। जैसे आज भारत में हम बात करें तो रुपए जो चलते हैं, रुपयों में जैसे हम 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, उसके बाद में नोट आ जाते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 200 का नोट, 100, तो इस तरह से। तो उस समय पहले सिक्के चलते थे, वो क्या होती है, मुद्रा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा, मुद्रा बोलते हैं। और जो इसका मुद्रा का हम अध्ययन करते हैं या सिक्कों का जो हम अध्ययन करते हैं वो किसमें हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र को जब हमें इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में इसका नाम होता है न्यूमस्मेटिक। क्या होता है, न्यूमस्मेटिक, न्यूमस्मेटिक, ठीक है, न्यूमस्मेटिक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका अध्ययन जो किया जाता है वो न्यूमस्मेटिक में किया जाता है, सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है। तो आज हम सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सिक्कों के बारे में बात करें तो सिक्के जो हैं हमारे इतिहास की जो जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उसमें सिक्के हमारे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि देखिए सिक्कों से हमें काफी चीजों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि सिक्कों से हमको जो उस समय के, जिस समय के हमको सिक्के प्राप्त होते हैं या जिस राजा के हमको सिक्के प्राप्त होते हैं उस राजवंश के या उस राजा के समय का या उस पूरे राजवंश का या उस राज्य की हमको उसकी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जो भी जीवन है उसका, उस समय का जैसी भी परिस्थितियां हैं उन सभी के बारे में जानने में हमको काफी मदद मिलती है। उसके अलावा देखिए मान लो अगर एक राजा है, उसने कोई मुद्रा चलाई है, तो उस समय जो उसकी मुद्राएं चलेगी वो उसके राज्य में ही चलेगी। तो उससे क्या होता है कि हमको उनकी सीमाओं का भी पता चलता है कि राज्य की सीमा कहां तक या कौन से नगर पर किसका आधिपत्य था, जहां पे हमको सिक्के ये मिले हैं वहां पे कौन से राजा का प्रभाव था, ये भी हमको पता चलता है। तो इसलिए जब इतिहास की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, इतिहास जब हम लेखन करते हैं, चाहे इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं या इतिहास लिखते हैं, तो हमारे सिक्के काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए हम बात करें, जब सिक्कों की हम बात करते हैं तो जो भारत में जो सिक्के हैं, प्रारंभिक सिक्के, वो कैसे सिक्के हैं, तो वो है आहत, ठीक है, आहत सिक्के।
आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं, आहत मुद्राएं जो होती है, प्रारंभिक जो भारत में मुद्राएं चली थी, आहत मुद्राएं कैसी मुद्राएं होती है? तो आहत मुद्राओं को हम पंचमारक मुद्रा भी कहते हैं। और जो ये मुद्रा होती है ये लेखन रहित होती है, इस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ये मुद्रा कैसी रहती है? तो ये है लेखन रहित। ठीक है, लेखन रहित मुद्रा। ठीक है, लेखन रहित मुद्रा है ये। तो हम जब देखते हैं कि पंचमारक मुद्राओं पे जब लिखा हुआ नहीं है तो इसमें होता क्या है? तो आहत मुद्रा, पहली बात तो इनको इसलिए बोलते हैं कि ये ठप्पा लगाकर बनाई जाती है। और इस पे ठप्पा किस चीज का लगता है? तो देखिए ठप्पा लगता है इन पे जैसे कि कोई प्राकृतिक प्रतीक हो। जैसे मान लो हम बोले प्राकृतिक प्रतीक। ठीक है, प्राकृतिक प्रतीक क्या होता है? जैसे सूर्य है, नदी है, या सिंह है। ठीक है, सिंह कोई जानवर है, या सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या कोई नदी हो गई, या जल का है, समुद्र का आ जाए तो उस समय या कोई वृक्ष है। तो इन सब चीजों का जो प्रकृति के जो प्रतीक हैं, या पहाड़ हो गया, तो प्रकृति के जो चिन्ह हैं, प्रकृति के जो प्रतीक हैं, उनका चिन्ह इन पे अंकित होता था। इनके अलावा प्राकृतिक प्रतीकों के अलावा किसका होता था? तो देवी देवताओं के, देवी एवं देवता, देवी देवताओं के चिन्ह बने रहते थे, ये भी उनके ऊपर अंकित रहते थे। लेखन रहित होते थे पर इनके ऊपर प्राकृतिक प्रतीक या कोई देवी देवता की मूर्ति अंकित होती थी, उसमें छपी रहती थी। तो आहत मुद्राएं हैं। आहत मुद्राओं को हम कौन सी मुद्रा कहते हैं? पंचमारक। ठीक है, पंचमारक मुद्रा। ठीक है, पंचमारक मुद्रा भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए, जो हमारे यहां पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई है, पंचमारक मुद्राओं में जो हमको सबसे बड़ी पंचमारक मुद्राएं जहां प्राप्त हुई है, सबसे ज्यादा जो पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई है वो कहां प्राप्त हुई है? तो वो हुई है रेड में। ठीक है, रेड कहां पे है? तो ये है टोंक में। ठीक है, रेड में हमको मुद्राएं प्राप्त हुई है, आहत मुद्राएं जिनको हम बोलते हैं, ये चांदी की। अब देखिए, जो आहत मुद्राएं होती है वो देखिए सोना, चांदी या तांबे या कोई दो धातुओं को मिश्रण करके बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये जो रेड से प्राप्त हुई है, रेड से जो हमको धातुएं प्राप्त हुई है वो कैसी धातुएं थी? वो थी चांदी की। ठीक है, चांदी की धातुएं हमको प्राप्त होती है और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है 3075। 3075 सिक्के प्राप्त हुए थे अपन को यहां से। ठीक है, रेड से अपन को 3075 सिक्के प्राप्त हुए चांदी के। कहां से? रेड से। कौन सी मुद्रा है ये? तो ये आहत या पंचमारक मुद्रा हमें जिनको बोलते हैं। अब देखिए, जो ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं जो अब तक के अपन को मुद्राएं प्राप्त हुई है। भारत से जो भी सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो वो है रेड से जो आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, चांदी की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, वो सबसे प्राचीन सिक्के हैं अभी तक के। और एक चीज और है, जो ये 3075 सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, ये एक जगह से, किसी एक पर्टिकुलर जगह से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त करने का भी भारत में सबसे बड़ा ये संख्या है। इतनी बड़ी संख्या अभी तक भारत में कहीं पे भी एक जगह प्राप्त नहीं हुई है रेड के अलावा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे आहत सिक्कों। उसके अलावा बात करें अपन
कि जो अभी हमारे राजस्थान की हम बात करें, राजपूताना में जो रियासतों के जो सिक्के हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, उनकी हमारी जानकारी जो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी प्राप्त होती है, या जिस पुस्तक से हम इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसमें सबसे बढ़िया तरीके से इसका डिटेल में दिया हुआ है, उसकी मैं बात करूं तो वो किताब कौन सी है, वो पुस्तक किसकी है, तो वो है एक केब नामक लेखक हैं, ठीक है, इनकी है केब की। और ये कब की है, केब ने कब लिखी थी, तो 1893 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। और इस जो पुस्तक है इनकी केब द्वारा जो लिखी हुई ये पुस्तक है, इसका नाम क्या है, तो वो है द करेंसीज ऑफ द हिंदू, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। ये केब की पुस्तक है, केब द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इससे हमको राजस्थान में जो सिक्के हैं, राजस्थान रियासतों के जो सिक्के हैं, राजपूताना की जो रियासतें हैं, उनके अध्ययन करने में काफी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। और अभी तक की जो राजस्थान के सिक्कों के बारे में जो अध्ययन की जो बात करें, तो अभी तक की ये पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है आज भी। इसका अभी तक कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, मतलब ये अद्वितीय, इसको अभी तक पुस्तक को माना हुआ है। ये सभी इसको अद्वितीय पुस्तक मानते हैं अभी तक के, ठीक है। ये सारी हमको जानकारी से प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि जो रेड से जो हमको प्राप्त हुए हैं सिक्के, उनमें एक चीज और हमको पता चली, एक चीज और थी उसमें कि जो ये चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं और एक जगह प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या भी है। देखिए, उस समय जो ये सिक्के थे, उनको हमें उस समय किस नाम से जानते थे, तो इन सिक्कों को उस समय हम कहते थे धरणक, धन, ठीक है, धन कहते थे या पण कहते थे, धन या पर्ण। उस समय इन सिक्कों को हमें इस नाम से जानते हैं। और जो ये चांदी के जो सिक्के हैं, ये अगर इनके मैं बात करूं कि ये कब के सिक्के हैं, तो देखिए, आहत जो मुद्राएं प्राप्त हुई है हमको, आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, उनका लगभग सभी का 6ठी जो शताब्दी है, 6th सदी ईसा पूर्व के, ठीक है। ये आहत मुद्राएं लगभग सभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, उसके आसपास की हैं, उससे लेके और 2nd सदी ईसा पूर्व तक, ठीक है। जो हमको आहत मुद्राओं को जो समय पता चलता है वो कब का है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक का इसका समय है। उस समय कौन से शासनकाल का समय था, तो वो शासन था मौर्य शासन, ठीक है, मौर्य वंश का उस समय शासन था। उसी समय की ये मुद्राएं हमको प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं सिक्कों से जो हमारे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बाद में मैं अगली बात बताऊंगा, अगली चीजें बताऊंगा। देखिए, जो उस समय जो हमको प्रारंभिक जो भारत में मुद्राएं प्राप्त हुई है, उनको हम क्या बोलते हैं, आहत मुद्राएं। और जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, न्यूमिस्मेटिक में, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक अध्ययन कहते हैं उसको हम। आहत मुद्राओं को हम पंचमार्ग मुद्राएं भी कहते हैं। ये लेखन रहित मुद्राएं होती है, इन पे प्राकृतिक चिन्ह
बने हुए हैं, जैसे कि किसी सिंह का चिन्ह है, नदी का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, या कोई वृक्ष है, या पहाड़ है, या तालाब है, कुछ भी जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो भी प्राकृतिक प्रतीक हैं, उनके चिन्ह इस पे बने हुए थे, या कोई देवी देवता या लोक देवताओं के कोई देवता होते थे, उनके चिन्ह इन पे बने हुए थे। उसके बाद में हम बात करें कि जो राजस्थान के राजपूताना की जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, जिस पुस्तक से हमको जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों के, या जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है सिक्कों के अध्ययन में, वो है केब की पुस्तक है। 1893 ईस्वी में लिखी हुई पुस्तक है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। ठीक है, इस पुस्तक से हमको पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा हमको एक चीज यह है कि रेड टोंक में एक जगह है, रेड नामक जगह है, वहां पे हमको चांदी के 3075 सिक्के, पंचमारक सिक्के जिनको हम बोलते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। चांदी के सिक्के थे ये, और जो ये सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं वो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, और एक जगह प्राप्त करने वाले भारत में अभी तक की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो इनको उस समय में किस किस नाम से बोलते थे, तो दंड और पर्ण उस समय इन मुद्राओं को हमें कहते थे। इनका जो समय था वो कब का था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व का इनका समय था। किसके शासनकाल की बात करें तो मौर्य शासनकाल का इनका समय था, और इनका जो वजन था इनका 57 ग्रेन। ठीक है, 57 ग्रेन के वजन के मुद्राएं थी। ठीक है, ये सारी जानकारी अपन को इससे प्राप्त। देखिए, इसके अलावा जो हम बात करें रेड से जो हमको सिक्के प्राप्त हुए थे, उनके बारे में जब हम बात करें तो एक जानकारी और उनकी है, वो ये है कि उस समय जो तांबे का जो सिक्का चलता था, तांबे के जो सिक्के होते थे, तांबे के सिक्कों को उस समय हम गण मुद्राएं कहते थे। कौन सी मुद्रा कहते थे, गण मुद्राएं। ठीक है, गण मुद्राएं उनको कहते थे। ये भी जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए, जो हमको और दूसरी जगह हमारे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनकी मैं बात करूं तो एक सिक्कर में एक जगह है गुरारा। कौन सी जगह है, गुरारा। गुरारा से हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये सिक्के आहत मुद्राएं लगभग ये कितने हैं, तो ये है 2744 सिक्के। ठीक है, 2744 सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, गुरारा सिक्कर। गुरारा सिक्कर से हमको ये मुद्राएं प्राप्त हुई है, और ये लगभग जो मुद्राएं हैं कितनी हैं, 2744 मुद्राएं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन कि जो अन्य जगह पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनकी मैं बात करूं तो एक जगह और है आहड़। आहड़ से भी हमको कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहड़ से जो हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां से 6 तांबे के सिक्के हम उनको प्राप्त होते हैं। कितने सिक्के, 6 सिक्के हमको तांबे के वहां से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा वहां से सील भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, सील। ठीक है, इन सिक्कों के साथ में सील भी हमको प्राप्त हुई है। उसके अलावा हमको कुछ इंडो जो ग्रीक जो हैं सिक्के, देखिए जब ग्रीक के शासकों ने भारत पे आक्रमण करने का किया था उस समय उनकी जो एक मिश्रित सभ्यता बनी थी, इंडो ग्रीक सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, या उस समय जो एक अलग सिक्के चले थे इंडो ग्रीक उसके, उनके बारे में भी अपन को यहां से जानकारी प्राप्त होती है। वहां के भी कुछ सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से, आहड़ से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था पहले भी, उसका नाम था कार्लाइल। ठीक है,
कार्लाइल के लिए मैंने बताया था कि कार्लाइल ने राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है उसकी स्थापना की थी, और वो कब की थी? तो वो की थी 1871 ईस्वी में। और 1871 ईस्वी में इस कार्लाइल ने एक कार्य और किया था। वो कार्य क्या था? तो कार्लाइल के द्वारा जो उस समय कार्य किया गया था, दूसरा कार्य, वो कार्य था, एक जगह है नगर। कहां पे है ये जगह? तो यह है उनियारा, उनियारा में। ठीक है, उनियारा कहां है? टोंक, उनियारा टोंक में है। और नगर, इसको दूसरा नाम नगर फोर्ट भी बोलते हैं अपन। ये प्राचीनता के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध नगर है, एक छोटा सा नगर है, पर यह अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्लाइल ने यहां पे एक उत्खनन का कार्य करवाया था, और उस उत्खनन के अंतर्गत कार्लाइल को यहां से 6000 लगभग 6000 माल्लो मुद्राएं, कौन सी? माल्लो मुद्राएं यहां से प्राप्त होती है कार्लाइल को। ठीक है, कार्लाइल को यहां से ये मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और ये जो मुद्राएं हैं, ये जो प्राप्त हुई थी मुद्राएं, देखिए ये मुद्राएं संसार की, कहां की? पूरे संसार की सबसे हल्की, सबसे हल्की एवं सबसे छोटी, सबसे छोटी मुद्रा है। देखिए ये जो मुद्रा प्राप्त हुई है ना, ये सबसे तो हल्की मुद्रा है और सबसे छोटी मुद्रा है पूरे संसार में। अभी तक जो मुद्राएं, प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हुई है, उन मुद्राओं की हम बात करें तो ये सबसे छोटी और सबसे प्राचीन मुद्रा है। ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं का जो समय है, इन मुद्राओं का समय है लगभग दूसरी शताब्दी से, द्वितीय शताब्दी से, सेकंड सदी से, सेकंड सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी, फोर्थ सदी ईसा तक। ठीक है, दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईस्वी तक के इनका समय है। अब देखिए जो ये मालो जो हमको प्राप्त हुए हैं, मालो सिक्के, मालो सिक्के जब हमको नगर में प्राप्त होते हैं तो उससे हमको क्या पता चलता है? पहली चीज तो ये पता चलती है कि जो मालव गणराज्य है, मालव गण था उस समय, मालव गण का नगर पर आधिपत्य था या आधिपत्य रहा होगा। ठीक है, यह बात पता चलती है। दूसरी चीज, ये मालव गण की एक कोई नगर में हो सकता है टकसाल रही हो, जहां से हमने सिक्के छापते हैं उसको हम टकसाल बोलते हैं, तो वो टकसाल रही हो, ये भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए इसमें हमको एक जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक लिपि है, हमने पहले भी बात की थी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में अंकित इन सिक्कों के ऊपर कुछ मालव सरदारों के नाम इन पे अंकित है। ठीक है, उन इसलिए भी हमको पता चलता है कि ये मालव शासकों की सिक्के हैं। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि मालव की जो समृद्धि थी उस समय की, जो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी या उसकी जो सामाजिक स्थिति थी, उनके बारे में भी इससे, इन सिक्कों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसीलिए हम पहले मैंने बताया था कि इतिहास का जब हम लेखन करते हैं, चाहे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, तो सिक्के हमारे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अलग अलग अगर हम सिक्कों की बात करते हैं तो हम जिनके सिक्के की बात करते हैं तो वो है गुप्तकालीन
सिक्के, गुप्त शासकों के समय के सिक्के। गुप्त शासकों के जब सिक्कों की हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान से गुप्त शासकों के सिक्के हमको कई जगहों से प्राप्त होते हैं। कई जगहों से जब हम उत्खनन करते हैं तो इनके समय के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। बात करें तो देखिए इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं जयपुर से प्राप्त हुए हैं। जयपुर में 2 जगहों से प्राप्त होते हैं। दोनों जगह हैं, एक तो बुंदावली का टीबा है और एक महरौली गांव से इनके प्राप्त होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो भरतपुर में बयाना से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा बात करें टोंक में देखिए रेड है, देवली है, इन जगहों से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। एक सांबर से भी प्राप्त हुए हैं। सांबर पे एक नलियासर नामक एक जगह है, वहां से हमको ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अजमेर से सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अजमेर में भी एक जगह है, उससे हमको ये सिक्के प्राप्त होते हैं, उसका नाम है अहेड़ा। अजमेर में जो जगह है उसका नाम है अहेड़ा जगह। तो हमको देखिए काफी जगहों से हमको जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। पर हमको जो सबसे ज्यादा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, गुप्तकालीन जो सिक्के प्राप्त हुए थे उनमें सबसे ज्यादा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुए हैं। बयाना से हमको ये प्राप्त कब हुए थे तो ये है 1948 ईस्वी में हमको ये सिक्के प्राप्त हुए थे, जो सर्वाधिक हैं गुप्तकालीन सिक्कों में। और इनकी संख्या है लगभग 2000। कुछ इसको संख्या को मानते हैं 1921 सिक्के, ठीक है। पर गोपीनाथ शर्मा इसकी संख्या को कितना मानते हैं, वो मानते हैं 1800। ये भी हमको बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों की जो सर्वाधिक संख्या प्राप्त हुई है वो भरतपुर बयाना से प्राप्त हुई है। 1948 के उत्खनन में हमको प्राप्त होती है। और इनकी संख्या कुछ इतिहासकार 2000 बताते हैं, कुछ लगभग 2000 बताते हैं, कुछ 1921 बताते हैं, और गोपीनाथ शर्मा इसको कितना मानते हैं 1800 इसकी संख्या मानते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं जो गुप्तकालीन सिक्के थे उनमें से सर्वाधिक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक शासक के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। बयाना जो राजस्थान में जो भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए उनमें सबसे ज्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो गुप्तकालीन जो सिक्के थे उनकी जो अलग अलग शैली थी, सिक्कों की जो शैली थी वो अलग अलग शैली थी। वो शैली कौन कौन सी शैली थी तो उनकी मैं बात करूं तो वो है, एक तो है ध्वज शैली, ठीक है, एक है छत्र शैली, एक छत्र शैली, एक ध्वज शैली, और एक है धनुर्धर शैली। कौन सी है तो है धनुर्धर शैली, ठीक है। इन शैलियों के यहां से गुप्तकालीन सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। तो देखिए गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के राजस्थान में कई जगहों से हमको प्राप्त होते हैं। जयपुर में 2 जगहों से प्राप्त होते हैं, भरतपुर में बयाना से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अजमेर में एक जगह से प्राप्त होता है, टोंक से 2 जगह प्राप्त होते हैं, सांबर में एक नलियासर जगह है वहां से हमको प्राप्त होता है। और जो राजस्थान में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन, उनमें जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं अपनों को भरतपुर बयाना से, और वो उनकी संख्या कितनी है, लगभग 2000। कुछ इतिहासकार उसको 1921 मानते हैं और गोपीनाथ शर्मा उनको कितना मानते हैं 1800। ये कब प्राप्त हुए थे तो 1948 ईस्वी के जो उत्खनन किया गया था उसमें यह संख्या प्राप्त हुई है। उसके अलावा हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्तकालीन सिक्कों में चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं राजस्थान से। इसके अलावा जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उनकी जो शैली है वो ध्वज शैली है, छत्र शैली है, धनुर्धर शैली है। जैसे छत्र शैली की बात करें तो छत्र शैली से हमको ये पता चलता है कि एक राजा है वो यज्ञ में खड़े खड़े आहुति डाल रहा है
और एक उसके पीछे सेवक है जो छत्र लेके उसके वहां पे खड़ा है। ये हमको छत्र शैली की विशेषता प्राप्त होती है। उसके बाद में हम दूसरे इन सिक्कों की बात करें तो दूसरे हमारे सिक्के हैं वो है रंग महल के सिक्के। कहां के सिक्के? रंग महल के सिक्के। रंग महल के सिक्के हमको कहां से, रंग महल कहां पे है? तो ये है हनुमानगढ़। रंग महल के सिक्के हमको, ये सिक्के ये हमको हनुमानगढ़ के रंग महल से प्राप्त होते हैं। और इन सिक्कों की मैं बात करूं तो यहां पे जो सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं उनकी मैं संख्या की बात करूं तो ये सिक्के हैं 105। 105 ये सिक्के हैं। ये देखिए आहत मुद्राएं हैं। और कैसी मुद्राएं हैं? तो आहत मुद्राएं हैं और कुषाण कालीन है। कब की है? कुषाण कालीन। ठीक है, कुषाण कालीन मुद्राएं हैं ये, आहत मुद्राएं, 105 आहत मुद्राएं, ये हमको पता चलता है। इसके अलावा हमको क्या पता चलता है कि जो कुषाण काल है, कुषाण काल में जो मुद्रा को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो वो है मुरंडा। क्या है? मुरंडा। ठीक है, कुषाण काल में सिक्कों को क्या कहते हैं? मुरंडा। इसके अलावा हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो कुषाणकालीन शासक थे, कुषाण शासक था, जो प्रथम कुषाण शासक था, प्रथम कुषाण शासक का क्या नाम था? तो उसका नाम था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के समय के भी यहां से हमको प्राप्त मुद्राएं होती है। इन मुद्राओं में कुछ मुद्राएं जो प्रथम कुषाण शासक है कनिष्क, उनकी मुद्राएं भी हमको प्राप्त हुई है। जो अपना अगला जो टॉपिक है सिक्कों में वो है गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के। जब हम गुर्जर प्रतिहारों के सिक्कों के हम बारे में बात करते हैं तो देखिए जो भी कोई शासक आता था वो जरूरी नहीं है कि अपना अलग सिक्का चलाए, पर जो भी कोई नया राजवंश आता था वो अपना सिक्का जरूर अलग से चलाता था, ये कंफर्म था। ठीक है, तो इस तरह से उस समय काफी जो विविधता थी मुद्रा में, वो काफी मुद्राएं विविधता थी। जैसे आज भी हम देखें तो आज भी एक मुद्रा एक देश में चलती है, दूसरे देश में दूसरी मुद्रा चलती है, वो भी विविधता है। सेम वैसे ही एक रियासत में जो मुद्रा चलती थी वो दूसरी रियासत में मुद्रा उस समय भी नहीं चलती थी। कहीं कहीं जगहों पे चल भी जाती थी, जहां एक जैसा शासक था वो वहां पे वो मुद्रा भी चल जाती थी। ठीक है, तो देखिए जो गुर्जर प्रतिहारों की जो सिक्के हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करें तो पहली चीज तो ये कि जो इनके जो गुर्जर प्रतिहारों के जो सिक्के हैं उनकी जो शैली है वो शैली कैसी है? तो वह है आदि वराह की शैली के ये सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। आदि वराह की शैली के सिक्के कैसे हमको पता चलता है? तो इनके जो अंकन है, इन पे जो छपा हुआ है या इन पे जो लिखा हुआ है वो ज्यादातर सिक्कों पे आदि वराह के नाम से ही लिखा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं इन पे जो अंकन है उनका, तो वो है आदि वराह। एक तो आदि वराह लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है वराह नाम। ठीक है, वराह नाम। एक के क्या लिखा हुआ है? दम्र। एक देवी की मूर्ति वाले। ठीक है, देवी की मूर्ति वाले। इसके अलावा जो हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कैसे प्राप्त हुए हैं? मत्स्य, जैसे कि मत्स्य के अलावा अश्वारोही सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो वृषभ। ठीक है, इन तरह ये सभी इन पे अंकन होता था।
इनके अंकन के अलावा इस पे और भी चीजें अंकन होती थी, वो होती थी जैसे कि श्री मदादिव्राह है, श्री मदादिव्राह है, ये भी उस पे अंकन होता था। उसके अलावा क्या होता था, श्री मदादिव्राह का नगरी, इसके आगे होता नगरी का लेख, ठीक है, इस पे ये रहता था। इसके अलावा क्या था, तो इसके अलावा था जो नरवराह है, कौन है, नरवराह है, नरवराह की मूर्ति ये भी इस पे अंकन होती थी। इसीलिए इन सभी सिक्कों को जिस शैली से हम बात करते हैं वो कौन सी थी, आदिवराह की शैली, ठीक है। तो जो गुजर प्रतिहारों के समय के जो सिक्के थे उनकी शैली कैसी थी, आदिवराह शैली, क्योंकि उनपे आदिवराह का कोई ना कोई नाम या उनका कोई ना कोई चित्र छपा हुआ था ज्यादातर सभी पे। उसके अलावा भी कुछ पे अलग भी चीजें भी छुपी हुई थी, जैसे कि देवी की मूर्ति वाले भी थे, या मत्स्य की मैं बात करूं तो मत्स्य का जो मछली का जो निशान है वो भी उन पे छिपा हुआ था, या अश्वराही, कोई अश्व पे गड़ा बैठा हुआ कोई राय है उसका भी कोई छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अलग भी है पर ज्यादातर सभी पे आदिवराह है हील है, तो इस वजह से इनको आदिवराह की शैली के हम सिक्के कहते हैं। इसके अलावा देखिए जो हमको एक पता चलता है, राजस्थान में हम बात करें जो गुजर प्रतिहारों के सिक्के थे उनका हमको कहां से प्राप्त होते हैं, तो वह है मारवाड़ से, ठीक है। मारवाड़ में गुजर प्रतिहारों के समय के तांबे के सिक्के चलते थे, ठीक है। किसके सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, और ये तांबे के जो सिक्के हैं मारवाड़ में जो प्रचलन में था, इसके बाद में मैं बात करूं तो ये जो प्रचलन में था तांबे के सिक्के, एक कब तक था प्रचलन में, तो ये था 11वीं सदी या 12वीं सदी के लास्ट तक, ठीक है। 11वीं सदी के लास्ट या 12वीं सदी के कुछ समय तक ये सिक्के चलन में थे। उसके बाद में ये सिक्के बंद हो गए और ये सिक्के किस काम में आने लग गए, तो वो तोल में काम आने लग गए, तोल नापने में काम आने लग गए इन सिक्कों का, ठीक है। तो गुजर प्रतिहार वंश के जो सिक्के थे उनके बारे में मैं एक बार फिर से आपको बताऊं तो गुजर प्रतिहार वंश के जो सिक्के हैं आदिवराह शैली के सिक्के थे, क्योंकि इन पे जो अंकन होता था जैसे आदिवराह या वराह नाम, धर्म देवी की मूर्ति वाले, मत्स्य, अश्वरोही ऋषभ, या जैसे कि मैं बात करूं श्री मदादिवराह नगरी की लेख या नरवराह की मूर्ति, ये इन पे अंकन होने की वजह से इसको हमें आदिवराह शैली के सिक्के हमें कहते हैं। उसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ये सिक्के हमको कहां से प्राप्त होते हैं, मारवाड़ से। कैसे सिक्के चल रहे थे, तो वो मारवाड़ में तांबे के सिक्के चलते थे। ये कब तक सिक्के चले थे, तो 11वीं सदी के लास्ट तक या 12वीं सदी के कुछ समय तक ये सिक्के चले थे। उसके बाद में ये किस काम में आने लग गए थे, तोल के रूप में, तोल नापने के रूप में काम लेने लग गए थे इन सिक्कों का। ये हमारे, ठीक है। तो गुजर प्रतिहार सिक्कों की हमने बात कर ली है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद में जो बाकी हमारे सिक्के बचे हुए हैं, चाहे वो फदिया है, गदिया है, और भी जो चौहान वंश के जो सिक्के थे या और भी जो सिक्के हैं, उन सभी सिक्कों के बारे में हम आगे अपनी आने वाली क्लासों में हम अध्ययन करेंगे। और हम अभी देखिए, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि हमारी जो क्लास है उसमें क्लास में हम ज्यादा हम तेजी से नहीं करेंगे, मगर जो हम करेंगे वो एक इस स्तर से करेंगे कि आपका एग्जाम में कुछ भी ना रहे, और जब आप एग्जाम दो तो आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं रहे, आपको ये लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है और इसको मैं कर लूंगा। और आपका जब रिजल्ट आए तो राजस्थान इतिहास की तरफ से आप मेरिट लिस्ट में नाम रहे कि राजस्थान इतिहास में मेरा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, और राजस्थान इतिहास के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन आएंगे उनको सबको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है।
इसीलिए हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपका कुछ छूटे नहीं, ताकि आपका एग्जाम में नुकसान ना हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे जो भी नए आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपको चाहे टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो, या कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, या कोई राजस्थान गवर्नमेंट की जो जॉब है उनके बारे में कोई क्वेरीज हो, आप पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।